नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। पिछले कुछ सालों में सरकारी स्कूलों से जुड़े कई मामले प्रकाश में आए हैं। कहीं बच्चे न होने की वजह से स्कूल बंद होने के कगार पर हैं, तो कई सरकारी स्कूलों में भवन जर्जर हालत में हैं, जो बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इस बार शिक्षा का बजट उत्तराखंड में बढ़ा है और आपने खुद कहा 11,000 से ज़्यादा विद्यालय, 2,000 की ऐसी संख्या जिनको कि थोड़ा उनकी जीर्ण स्थिति बताई गई है। तो शिक्षा मंत्री जी ने उसको निर्देश दिए, उनके प्रस्ताव मंगा लिए गए हैं और बहुत जल्दी वो विद्यालय ठीक हों और उनकी व्यवस्था की जिससे भी रचना तैयार कर दी गई है। मानो कोई विद्यालय एकदम बैठने योग्य नहीं है छात्रों का, तो गाँव के पंचायत भवन या दूसरे स्थान पर या इंटर कॉलेज की किसी कक्ष में वो कक्षाएं चलेंगी। स्कूलों की जर्जर हालत को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। करण महारा ने सवाल उठाया कि जब सरकार सालों से जर्जर स्कूलों को सही करने की कवायद कर रही है, तो जर्जर स्कूलों की देखभाल के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में महिलाओं और बेटियों के लिए शौचालय तक नहीं है। सरकार प्राइवेट स्कूलों के लिए तो नियम बना रही है कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, शौचालय होने चाहिए, बाउंड्री वॉल लगनी चाहिए, लेकिन सरकार की अपनी जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो चौपट हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर तंज कसते हुए करण महारा ने कहा कि धन सिंह रावत कहते हैं कि हम साउंड प्रूफ स्कूल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ऐसे स्कूल तो बनाए जाएं जिनमें बच्चों की जान न जाए। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड की हालत बुरी है। पूरे देश में हम शिक्षा के मामले में 33वें नंबर पर लुढ़क चुके हैं। इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। सरकार ने इतनी सालों से कवायद चल रही है, इन जर्जर स्कूलों की देखभाल के लिए व्यवस्था क्यों नहीं करी। महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए शौचालय तक स्कूल में नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स के लिए नियम बना दे कि सीसी कैमरे लगने हैं, शौचालय होना चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन अपने लिए अपनी जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल चौपट हैं। मंत्री इनके ऐसे बयान देते हैं कि साहब हम साउंड प्रूफ स्कूल बनाएंगे। अरे ऐसे तो बना दो जिसमें बच्चों की जान ना जाए, लेकिन साउंड प्रूफ बनाए, समय पे किताबें नहीं मिल रही। तो हालत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बुरी है और सरकार को बहुत गंभीरता से इसमें काम करने की ज़रूरत है। हम लुढ़कते हुए 33वें नंबर में पूरे राष्ट्र में इसमें शिक्षा के क्षेत्र में चले गए, जो अपने आप में सबसे दुखद पहलू है। ऐसे समय में जब कई स्कूल बंद होने के कगार पर हैं, हमें ज़रूरत है एक मजबूत सिस्टम बनाने की, जिससे बच्चों को अच्छी और सुरक्षित शिक्षा मिल सके और पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया का नारा साकार हो सके। HNN 24/7 के लिए देहरादून से अस्करी जाफरी की रिपोर्ट। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सरकारी स्कूलों के जो बदहाल व्यवस्था है उसको कैसे सुधारा जा सकता है और जो खतरा लगातार बच्चों पे मंडरा रहा है, क्योंकि जर्जर भवन हो चुके हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। तमाम मेहमान हमारी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सत्यवीर सिंह चौहान भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, सुजाता पॉल जी कांग्रेस प्रवक्ता लाइव जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ प्रेम पंचोली वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं और उमा सिसोदिया जी आप प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में जुड़ी हुई हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्यवीर जी, आप लोग शिक्षा हर क्षेत्र को लेकर बहुत संवेदनशील हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड के स्कूलों की बात करें, खासतौर पर सरकारी स्कूलों के, क्या हो जाता है वहां पर? जर्जर हालात हैं भवनों के, उस पर क्या कहेंगे? हाँ दिव्यदर्शनी जी, बड़े गंभीरता से आपकी इस चर्चा में मैं अपने शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने काम किया और सरकार का क्या दायित्व होता है कि एक छात्र को किस प्रकार से उसके भविष्य की नींव रखी जाए, किस प्रकार से आगे वो बढ़े। तो इस विषय पे मैं कहना चाहूँगा, आपने कहा कि उत्तराखंड के जर्जर स्कूल और उनकी सरकार ने क्या पैरवी की है, सरकार का क्या ध्यान है। तो मैं कहना चाहूँगा उत्तराखंड राज्य के बनने के बाद पहली बार सभी जिलों में जितने भी जर्जर स्कूल है उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको 25% अलग से उनका व्यय की व्यवस्था की गई और उनका जिस प्रकार से बैठ के चाहे मुख्य सचिव ने की हो चाहे माननीय मंत्री जी ने की हो, सारा डेटा अपने पास मंगाया, उसके पार ये बजटीय व्यवस्था की गई। अब बात आती है कि उत्तराखंड के शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार के परिवर्तन इस समय हुए हैं, पिछले 6 सालों में हमारी सरकार ने क्या किया है।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे बेसिक स्कूल्स के टीचर्स हैं उनको हमने 22,000 से अधिक टैबलेट देने का काम किया। उस पे जो टोटल खर्चा हमारा हुआ 22 करोड़ से अधिक का खर्चा हुआ। और आप जानते हो कि पूरे भारत में 1 से 8 तक के बच्चों को शिक्षा फ्री में दी जाती है, मगर उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है वो 8वीं क्लास के बाद भी 9वीं से 12वीं तक फ्री में शिक्षा दे रहा है। और इस पे जो हमारा खर्चा हो रहा है 70 करोड़ खर्चा हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि भाई टैबलेट्स में और जो फ्री शिक्षा के जो 9 से 12 है, तो लगभग 92 करोड़ का खर्चा हो रहा है, जो कि बढ़ेगा ही आगे जाने वाले समय पे। इतना ही नहीं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है पीएम श्री, जिसके अंदर हमने 232 स्कूलों को आइडेंटिफाई किया था और भारत सरकार को दिया। उसमें से 142 स्कूलों को पीएम श्री में पहले फेज में सेलेक्ट किया गया है, जिसका कि अगले 5 वर्षों में प्रत्येक स्कूल के लिए 5 करोड़ रुपए दिया जाएगा। और यही नहीं, जो हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार से हफ्ते में 2 बार दूध दिया जा रहा है, उनका चेकअप, स्वास्थ्य का चेकअप किया जा रहा है। उनमें जब चेकअप हुआ तो उनमें प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, सल्फर की कमी, इस तरह की तमाम वो कमियां निकली। उसके बाद जिस प्रकार के उनके स्वास्थ्य का जिस प्रकार से ध्यान रखा, आज मुझे कहते हुए बड़ा सुकून होता है कि आज उनके स्वास्थ्य में आमूल चूक अच्छा परिवर्तन देखने को मिला है। और यही नहीं, जब बात आती है कि भाई हमारे स्कूलों को जिस प्रकार से उत्तराखंड में स्कूलों को आगे किस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा और बेसिक स्कूलों को किस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है, उनके लिए किस प्रकार से अभी माननीय मुख्य सचिव जी ने बैठक करी है। 1000 से अधिक स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हम मिला रहे हैं कि किस प्रकार से उन स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में किया जाए। मतलब मैं कुल मिला के कहूँ कि लगातार हमारे उत्तराखंड में वो काम किए जा रहे हैं जो दशकों से किसी सरकार ने उसको छूने का एक प्रयास ही नहीं किया। और माननीय मंत्री जी खुद अपने दौरे कर रहे हैं, प्रत्येक जिले में जा रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, वहां से पूरा फीडबैक ले रहे हैं। और जो उत्कृष्ट विद्यालय जो बनाए भी जा रहे हैं, 1 से 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी छात्र आते हैं उनको महीने में उनको भाड़ा भी दिया जा रहा है कि 100 रुपए दिया जा रहा है। आने वाले समय पे वो बढ़ाया भी जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की दृष्टि से अगर कहना चाहे, अन्य राज्यों से अगर तुलना करें हम, हमारे राज्य में CSR फंड बहुत कम है। जिस प्रकार से अन्य राज्यों में CSR फंड है, चाहे केरल ले लो, कर्नाटक ले लो, चाहे दिल्ली ले लो, हरियाणा ले लो, यूपी ले लो, अगर उस तर्ज पे उत्तराखंड में भी CSR फंड होता तो यहाँ के स्कूल की व्यवस्था जिस प्रकार से हमने कदम उठाए हैं, जो हमारी बजटीय व्यवस्था है वो और अधिक आती और हमारे छात्रों को और अधिक उसमें भविष्य के लिए और काम मिलते। एक और चीज कहना चाहूंगा, अभी चर्चा में आएंगे सर, पहले सबका वक्तव्य ले लेते हैं। सुजाता पॉल जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि स्कूल एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय है और लगातार उत्तराखंड के सरकारी स्कूल हमेशा सवालों के घेरे में रहते हैं। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि आप चर्चा कर ही क्यों रही हैं, क्योंकि सभी कुछ तो अच्छा है, मगर इनको बता दूं कि पिछले कई दशकों से किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। तो हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम में से कौन ऐसा है जिसको शिक्षा नहीं प्राप्त हुई? मैं इनसे भी जानना चाहती हूँ और अन्य पैनलिस्ट से भी जानना चाहूंगी। तो केवल बोलने के लिए बातें हो जाएं वो काफी नहीं होती, जरूरी है कि आप तथ्यों पे जाए। तथ्य ये बता रहे हैं कि ये आज की बात नहीं है। HNN के कई डिबेट्स ऐसे हुए जिसमें उमा जी आज बैठी हुई हैं, उमा जी भी थी मेरे साथ, जब हम बात कर रहे थे कि पहाड़ के जो स्कूल्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा क्योंकि वहां पे बच्चे कम हैं। तो पलायन रोकने के लिए भी बच्चों को पढ़ाना बड़ा जरूरी था और पिछली कई सरकारों ने आपको भी पढ़ाया, चाहे आप वो 10 से कम वाले स्कूल में क्यों ना रहे हो। लेकिन आपकी सरकार आज जिस तरीके से शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं, एक दूसरा उसका आप प्रचार प्रसार ऐसे कर रहे हैं जैसे आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया। तो ये जर्जर बिल्डिंग्स जो हैं, ये जो गिरने जा रही हैं, ये आपको इतने सालों के बाद दिख रही है। 6 साल तो हो चुके, 6.5 साल, आपको दिखाई नहीं दिया कि बिल्डिंग गिरने जा रही है। तो आपके यहाँ जो शिक्षा मंत्री है, वो भी उच्च शिक्षा मंत्री, वो ऐप बनाते हैं बारिश को रोकने के लिए, है ना। तो इसलिए समझना होगा कि आज शिक्षा किनके हाथों में है और वो क्या कर रहे हैं। जो जर्जर बिल्डिंग है उनको आप ये मान रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ नहीं किया, मान रहे हैं कि तीरथ सिंह रावत जी ने कुछ नहीं किया, और अब जो धामी जी हैं
वो पिछली सरकार में भी मुख्यमंत्री थे, अब भी है। तो 2021 से 2023 में अगर बिल्डिंग्स जो है वो गिरने की हालत में आ गए हैं और महेंद्र भट्ट जी को ये कहना पड़ रहा है कि ऐसे किसी स्कूल में ना बैठाया जाए, तो ये बता रहा है कि आपने जो भवन है उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एक और बात आपने कही कि जो बच्चे थे उनमें कैल्शियम की कमी पाई गई, आपके अंदर भी कैल्शियम की कमी पाई होगी, और आपसे मेरा तात्पर्य पर्सनली आपसे नहीं है, तमाम भाजपाइयों से है कि आपके अंदर भी ये कमियां पाई गई होंगी, कैल्शियम नहीं थी, आयरन नहीं था, और ऐसे ही सब जो है वो जिसे कहते हैं पढ़ लिख कर उत्तराखंड के बाशिंदे होने का दम भरते हैं। और ये दम इसलिए भरते हैं हम क्योंकि हम एक ऐसे राज्य से आते हैं जहां हर माता पिता पढ़ाई लिखाई को बहुत महत्व देता है। तो इस तरह की बातें करके अपने माता पिता का हमें अपमान नहीं करना चाहिए, अपने शिक्षकों का अपमान नहीं करना चाहिए, सरकारों का आप करते रहिए, क्योंकि आप नए नए सरकार में आना शुरू हुए हैं, आपको पता ही नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। इतना ही कहूंगी अपने शुरुआती वक्तव्य। ठीक है, उमा सिसोदिया जी, आपका क्या वक्तव्य है इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि आप लोग भी समय समय पर इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। देखिए, शिक्षा किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए और उसके बाद पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से और क्या पढ़ाकर शिक्षित कर रहे हैं और किस माहौल में उनको शिक्षा दी जा रही है। ये कोई छोटा मसला नहीं है, हमारे देश के नौनिहाल, हमारे राज्य, हमारे राष्ट्र की बात है। लेकिन मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है खासतौर पर उत्तराखंड में। देखिए, उत्तराखंड में बहुत सारे बेहतरीन स्कूल हैं, हमारे देहरादून का नाम दून स्कूल से होता है, वेलम से होता है, और बहुत तमाम तरह के अच्छे अच्छे बढ़िया स्कूल हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि हमारा एक भी सरकारी स्कूल इन स्कूलों के साथ कहीं कंपटीशन करता हुआ नजर नहीं आता। ऐसा क्यों है कि हमारा कोई एक भी स्कूल इकोल ग्लोबल जैसे बड़े स्कूल के सामने, या जो दूसरे जिन तमाम स्कूलों का मैंने नाम लिया, हमारा एक भी स्कूल, सरकारी स्कूल, इन स्कूलों के सामने कहीं खड़ा हुआ भी नजर नहीं आता। यानी कि कहीं ना कहीं कमियां सरकार की तरफ से रही हैं। और ये कमी खाली धामी जी के 1 साल का शासन या त्रिवेंद्र जी के 1 साल के शासन से नहीं हुई है, ये पिछले 70 सालों का शासन है। ये एक आदमी की वजह से नहीं हुआ है कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट आई और सारे स्कूल के भवन जो है वो जर्जर हो गए। हमने कभी स्कूल की उस पर ध्यान ही नहीं दिया, चाहे वो पहले कांग्रेस का शासन हो, चाहे उससे पहले मुलायम सिंह का शासन हो या बीजेपी का शासन हो। हमने कभी स्कूलों को इस तरह से लिया ही नहीं कि सरकारी स्कूलों में हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। क्योंकि इसके पीछे रीजन सबसे बड़ा है क्या है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें अच्छा पैसा मिलता है, अच्छी आपको डोनेशन मिलती है चुनाव के टाइम में, और कहीं ना कहीं नेताओं का खुद का पैसा प्राइवेट स्कूलों में लगा हुआ है। और प्राइवेट स्कूल एक तरह से शिक्षा की दुकान हो गए हैं। जिनकी जेब में पैसा है, जिन माँ बाप की जेब में, आप बढ़िया से आप दोनों स्कूल में एडमिशन करा लीजिए, वेलम्स में करा लीजिए, 15 लाख रुपए देकर अपनी बेटी का आप इकोल ग्लोबल में करा लीजिए। लेकिन गांव में पढ़ने वाला एक बच्चा जिसके माता पिता बहुत कम कमा पाते हैं, वो कैसे अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में लेकर जाएगा। अभी मैं अपने भाई का वक्तव्य सुन रही थी, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। मैं समझती हूँ कि देखिए, उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसमें कोई भी सरकार आएगी, जादू की छड़ी घुमाकर 70 साल 75 साल से बिगड़े हुए हालातों को एक दिन में ठीक नहीं कर सकती। लेकिन क्या हमने और आपने कभी ये सुना है कि उत्तराखंड के स्कूल धामी जी या इससे पहले हरीश रावत जी इन सरकारों में नंबर 1 प्रायोरिटी रहे? हमने कभी नहीं सुना इस बात को कि नंबर 1 प्रायोरिटी रहे। बहुत आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अगर आपने शुरुआत की है तो मैं उसको साधुवाद भी देना चाहूंगी, लेकिन जब तक आप प्राइवेट स्कूलों पर लगाम नहीं कसेंगे तब तक हमारे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सही नहीं हो सकती। ठीक है, प्रेम पंचोली जी, आपके पास आऊंगी आपका वक्तव्य जानने के लिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। दिव्य बहन, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जब मैं आप सब लोगों के सामने बैठता हूँ तो राजनीतिक दल जो आपस में बात करते हैं उसके लिए हमारे पहाड़ में एक कहावत है। वो कहावत ये है कि पुराने लोग कहते हैं कि गोणी बोल बल कि तेबल दो को पूछ हेर। यानी कि जो गोणी है, लंगूर है, वो बैल के लिए कहता है कि उस बैल की पूंछ देखो। उसको अपनी पूंछ का पता है नहीं कि जो चोंटी से भी वापस आ जाती है ना, तो मतलब गोणी की पूंछ भी लंबी होती है बैल से, तो दूसरे पे ऑब्जेक्शन करना। तो ये तो नियत है राजनीतिक दलों की, उसको बहुत बड़ी बात नहीं और होना भी चाहिए, पर प्रतिस्पर्धा या प्रतिशोध ऐसा होना चाहिए कि जिसका कोई परिणाम निकले। बिल्कुल। आज जब हम खबर देख रहे थे कि बिल्डिंगें जर्जर हो गई है, तो मुझे याद आता है कि जब ये राज्य बना था तब तो बिल्डिंगें थी, वो एक आध बिल्डिंग बनी होगी ज्यादा, लेकिन वो बिल्डिंगें तब थी, और 22 साल में बिल्डिंगें जर्जर हो गई है। तो क्या आया परिणाम सामने पे राज्य बनने के बाद? पहला सवाल तो यही है। दूसरा ये है कि यहाँ उत्कृष्ट स्कूल, मॉडल स्कूल्स यहाँ पे चल रहे हैं, वहाँ पे अलग प्रकार से टीचरों की भर्ती कराते हैं, विशेष प्रकार के टीचरों को वहाँ लाते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, उसका परिणाम भी अब तक सामने नहीं आया। कितने बच्चे, जो बच्चा 22 साल पहले कक्षा 1 में, 2 में या कक्षा 5 में पढ़ता था या
सरकारी स्कूलों में, वो आज 22 साल बाद उसने पढ़ाई पूरी कर दी है, यूपीएससी और तमाम बड़े बड़े एग्जाम और छोटे बड़े एग्जाम की तैयारी की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो ये कहते हैं कि हमने इतना कुछ कर दिया कि जैसे गुर्बत में दिया होगा इन लोगों ने कुछ 22 सालों में, वो तो करना ही होता है, वो एहसान नहीं दिखाना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि कभी ये भी तो बोलो कि हमारे सरकारी स्कूल से इतने यूपीएससी की परीक्षा में पास हुए और सामने आए, इतने सरकारी स्कूलों के इतने बच्चे। हमारे जो फलानी स्कूल है वहाँ टॉयलेट है, पानी है, टीचरों के लिए रहने की व्यवस्था है, कभी ऐसा नहीं बोला किसी भी सरकार ने, किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं बोला कि हमारी जो टीचरों की स्थानांतरण की जो पॉलिसी है, ट्रांसफर की जो पॉलिसी है, बिल्कुल पारदर्शी है, कोई कुछ नहीं कर रहा। और संगठन, इनके संगठन कोई हल्ला नहीं कर रहे हैं, न संगठन ही नहीं होंगे फिर जब अपने आप ही सबके ट्रांसफर सही टाइम पे हो जाते हैं, जिसको जहाँ जाना वहाँ जाना होता है, तो ये शिक्षक संगठन क्यों होंगे फिर? बिल्कुल, संगठन इसलिए बनते ना जब ह्यूमन राइट्स का जो उत्पीड़न होता है। तो ये जो तमाम सवाल सामने पे आ रहे हैं 22 सालों में कि परिणाम नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो बिल्डिंग थी वो जर्जर हो गई है, ये एग्जाम में कोई सामने पे कोई परिणाम आ नहीं रहे हैं। तो हम दूसरों को बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल ने ये कर दिया, वो कर दिया। प्राइवेट स्कूल छोड़ो, होने दो उनको। अगर आपके स्कूल में आकर्षण है कि बच्चे को लगे कि नहीं, और पेरेंट्स को लगे कि नहीं अब तो 2 दिन रहेगी स्कूल खुलने के लिए, अरे स्कूल जल्दी क्यों नहीं खुल रही, मेरे बच्चे ने स्कूल जाना है या मैंने स्कूल जाना है, तो वो आकर्षण पैदा नहीं हुआ 22 सालों में। ये बड़ा चिंता का विषय है हम पूरे राज्यवासियों के लिए, और उस पे बात करनी चाहिए आगे कि वो आकर्षण होना चाहिए, काम करना चाहिए लोगों को। बिल्कुल, 70 लोगों को काम करना चाहिए। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण सवाल उठे हैं। आप लोग कहते हैं कि हम बेहतर व्यवस्थाएं कर रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि हम उन स्कूलों को उनका चिन्हीकरण कर रहे हैं जहाँ पर बच्चे कम हैं। पहले तो ये समझने की जरूरत है कि बच्चे कम क्यों हैं, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज नहीं है। जब तक आप फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेंगे बच्चे कैसे आएंगे, और उस हालत में फिर आपको स्कूल्स बंद करने पड़ेंगे। तो जब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप कितने स्कूल टेम्परेरी बंद करते रहेंगे? हाँ, दिव्या दर्शनी जी, पहले मैं कांग्रेस के कुतर्कों का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि हम भगवा करने जा रहे हैं। अब उनकी सोच में अगर इस प्रकार से इटली के बादाम लाके हो जाती है तो उसमें हमारा दोष नहीं है। सर, वो वक्तव्य का समय था। आप हाँ, मैं थोड़ा बस इतना ही कह रहा हूँ कि भाई हम इसमें हमारा दोष नहीं है कि अगर इटली के बादाम खाने के बाद इस प्रकार की सोच पैदा होती है तो उसमें उसमें कोई दोष नहीं है कांग्रेस का। के बच्चों के लिए क्या क्या, ये जो बच्चे एकता विहार में बैठे हुए हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, इतना सही धैर्य से हाँ, कुछ नहीं, मैंने इटली के बादाम ही बोले, उससे ज्यादा नहीं बोला मैंने किसी नेता का नाम लिया, कांग्रेस के किसी नेता का नाम नहीं लिया। ये भी बोला कि आटा लीटर में तोल रहे थे, परेड ग्राउंड में आटा लीटर में तोल रहे थे, मैं वो बात भी नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल उसका आपको एक लाइन में जवाब दिया बस। हाँ, आटा लीटर में तोल रहे थे, जो किलो में तुलता था वो लीटर में तोल रहे थे। अगर ये शांत हो जाए तो अगर ये शांत हो जाए तो मैं बोलूं बीच में। सुजाता जी, एक मिनट मैम, जवाब ले लेते प्लीज। अरे सुन लीजिए, ना हमारे यहाँ कोई हार्वर्ड से पढ़ने गया, ना न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, उसी स्कूल में पढ़े जो कांग्रेस ने बनाया था। सर पे छत तो नहीं गिरी ना। बनाया तो जेएनयू भी है, जिसमें लगे थे टुकड़े किनारे लगे थे, जेएनयू भी बनाया था, वहाँ पर किस प्रकार से राहुल गांधी खड़े हुए थे, भारत माता तेरे टुकड़े होंगे उसके साथ खड़े थे, जेएनयू भी बनाया था, उसके बारे में बोलिए। बीच में बोल रहे हैं, एक मिनट सुजाता जी, उनका जवाब ले लेते हैं, आप अपना जवाब दीजिए। तो भगवाकरण क्यों बोला था उसका जवाब दे रहा हूँ कि राहुल गांधी ने वहाँ समर्थन किया था जेएनयू में जाके कि भारत के टुकड़े होंगे, क्या उसका समर्थन करते हो आज इस बयान का? भी बोलने लगे बीच में। मैंने टोका नहीं आप लोगों को, बोलने को मैं बोल सकता हूँ कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री कार्यालय में आज जो सीबीआई के जो लेटर आ रहे हैं किस प्रकार से करप्शन किया था, बात करेंगे। अरे सुजाता जी, अगर आपको सुनने का संयम नहीं है तो सुनिए, सुनना है तो सुनिए। सुजाता मैम प्लीज, मैम प्लीज उन्हें जवाब देने दीजिए। ठीक है सुजाता, मिर्ची तो आपको लगी जैसे इटली के बादाम बोले, इटली के बादाम मात्र बोले, इटली के ना क्वात्रोची का नाम लिया ना एंडरसन का नाम लिया। रिक्वेस्ट है मैम प्लीज उनको जवाब दीजिए। इटली के बादाम सुनते ही सत्यवीर जी, आप वहां मत जाइए, जेएनयू में मत जाइए, तो फिर बोले क्यों बीच में? सच्चाई में रहिए, उत्तराखंड के स्कूलों की बात कीजिए। उनका वक्तव्य का समय था, मैंने किसी को टोका नहीं था, मैंने नहीं टोका। वो तो कांग्रेस को बोलना ही बंद कर दिया 10 अप्रैल के बाद, 10 मार्च के बाद। प्लीज जवाब दीजिए इस बात का कि आखिर आप लोगों का प्लान क्या है? आप लोग कहते हैं कि हम चिन्हीकरण करके स्कूल बंद कर रहे हैं जब बच्चे कम हैं। बच्चे तो कम होंगे जब वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, तो आप बढ़ाने कैसे वाले हैं व्यवस्थाओं को?
दिव्या दर्शनी जी, पहले तो मैं आपको कह दूं, एक भी स्कूल बंद नहीं हुआ और नई शिक्षा नीति के माध्यम से आज बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आज वो शिक्षा नीति भारत के अंदर भी नहीं, ना उत्तराखंड के अंदर है, और पहला राज्य है जिसने जो नई शिक्षा नीति थी उसको ग्रहण किया। 3000 स्कूल बंद नहीं हो रहे सर? कोई स्कूल बंद नहीं हुआ है। 3000 स्कूल आपके शिक्षा विभाग के आंकड़े हैं सर ये। मेरे को पूरा सुन लीजिए। देखिए या सर, तो मुझको मैं बोलने दीजिए। नहीं, मैं या तो आपको सही जगह पे टोकूंगी ना। आपने कहा तो कोई स्कूल बंद नहीं हुआ, मैं करेक्ट कर रही हूँ आप ही के इन्फॉर्मेशन के लिए। आप ही के एजुकेशन डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं कि 3000 स्कूल जहां पर बच्चे फिलहाल कम है, इसलिए टेम्पररी बंद किया जा रहा है। हम परमानेंट नहीं बात कर रहे, लेकिन बंद हो रहे हैं, ये मैं कह रही हूँ। आप ये मत कहिए नहीं बंद हो रहे हैं। अब दिव्या दर्शनी जी, आपने यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया कि टेम्परेरी और परमानेंट दोनों। परमानेंटली अगर बंद हो गए तो बंद हो गए, अगर टेम्परेरी आप शब्द यूज कर रहे हो वो तो वही वाली बात हो गई ना कि 370 टेम्परेरी उसमें क्लॉज लगा था, ये कह रहे कि नहीं हटना चाहिए था, उसमें टेम्परेरी क्लॉज के अनुसार हट गया, वो वही बात हो गई। अब सुन लीजिए, अब मेरे को सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। हर बात पर कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। हाँ, तो अब सुन लीजिए, मेरे को बात आई कि अभी एक बात आई इस डिबेट में, जो राजनीतिक विश्लेषक है उन्होंने कहा कि शौचालयों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था। तो मैं आपको स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी है जिन्होंने इस बात को लाल किले की प्राचीर से कहा था 15 अगस्त को कि हमारे स्कूल की जो बच्चियां हैं वो क्यों स्कूल को छोड़ के जाती है, एक समय के बाद उनका रेशियो स्कूल के अंदर इतना कम क्यों हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है वहां पर ना पानी की व्यवस्था, ना शौचालय की व्यवस्था है। जब इस समस्या से वो गुजरती है तब जाके वो अब स्कूल को छोड़ती है। आज की डेट में दिव्या दर्शनी जी, बड़ी गंभीरता से इसलिए कह रहा हूँ, केंद्र में भी हम है, राज्य में भी हम है। आज की डेट में प्रत्येक स्कूल में लाइट की व्यवस्था है, पानी की, स्वच्छ पानी की व्यवस्था है, और शौचालय की प्रत्येक स्कूल में शौचालय है। आज का रेशियो उठा के देख लीजिए आप, नाम मात्र का कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार की उसकी ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न होती होगी तब जाके वो बच्चियां वहां से स्कूल छोड़ती होगी। आज एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां पर चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे लाइट की व्यवस्था हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो। ये सारी व्यवस्थाओं की आज की डेट में पूर्ण रूप से कर दिया गया। और एक सुन आंकड़े रख लेना, आप आंकड़े रख लेना, मेरी बात सुनिए। आप ही की बात पे मैं थोड़ा आंकड़े रखना चाहती हूँ, अगर आप कहें तो। प्राइमरी स्कूल्स की अगर मैं बात करूं, ये शिक्षा विभाग के आंकड़े हैं और एक ज्यादा समय पुराने नहीं हैं। 934 स्कूल्स में बॉयज टॉयलेट नहीं है, 895 स्कूल्स में गर्ल्स टॉयलेट नहीं है, आपके 542 स्कूल ऐसे हैं जहां पर वाटर फैसिलिटी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, 1609 स्कूल ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये वो सरकारी स्कूल है सर। ये आंकड़े आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट तो आप ही का है ना सर, उसमें उनके आंकड़े हैं, वो किसी विपक्ष का तो नहीं है। मैं इसलिए करेक्ट कर रही हूं कि हम कोई भ्रम की स्थिति में ना रहें कि नहीं सब चीज ठीक है। मैं तो आज तक जितने जिलों में गया हूं, जितने स्कूलों में गया हूं, मुझे तो ऐसा कोई भी स्कूल नहीं मिला जहां पर लाइट की व्यवस्था ना हो, स्वच्छ पानी की व्यवस्था ना हो, वहां शौचालय ना हो। एचएनएन ने पता नहीं कहां से ये डेटा लाए होंगे, मैं नहीं जानता। सुन लीजिए, अब मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं ना, अब सुन लीजिए, आप तो मेरे को सुन लीजिए। आपको सुन लिया ना, मैंने पूरा सुन लिया, आपने सारे आंकड़े बता दिए, मैंने उसके बता रहा हूं। आप आंकड़ों को झुटलाएंगे क्या? आप हमसे कह रहे हैं हम कहां से आंकड़े लाए? हम कह रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के आंकड़े झुटला देंगे? अब मेरे से सुन लीजिए ना, आप प्रॉपर आप सुन नहीं रहे हो। मैं कह रहा हूं कि मैं भी इतने जिलों में गया हूं, इतने स्कूलों में गया हूं, पहाड़ के अनेक एक से एक स्कूलों में गया हूं, मुझे तो कहीं इस तरह की व्यवस्था नहीं मिली। पता नहीं आपने कहां से ये आंकड़े उठा के लिया। तो मेरी बात को सुन लीजिए, एजुकेशन विभाग को बोलेंगे, मैं बता रहा हूं ना एजुकेशन में क्या क्या जो है आंकड़े लेकर प्रेजेंट हो कि सब ठीक है। कहीं कोई इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है, सब स्कूलों में आज की डेट में सारी व्यवस्थाएं हैं। और मैं आपको और एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जब हमारा बच्चा जब 9th क्लास में विद्यार्थी आता था, उसके सामने ये उलझन होती थी कि मैं किन विषयों को चुनूं। उसके लिए भी हमारी सरकार ने एक्सपर्ट्स को लाया है। उसके बाद उनकी क्या लालसा है कि भाई किस प्रकार की उलझन है, उन उलझनों को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने व्यवस्था की है। पहली बार इस प्रकार की व्यवस्था करी है। और यही नहीं कि जो हमारे जो बच्चे हैं कि उनको जिस प्रकार से समर की छुट्टियां होती है, इस बार जिस प्रकार से देहरादून में या अन्य जिलों में ये व्यवस्था की गई थी कि उनको किस प्रकार के जो एक्सपर्ट्स है उनको मोटिवेशनल क्लासेस किस प्रकार से छुट्टियों में भी दी जाए, हमारी सरकार दे रही, वो सब काम कर रही है। और हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी और देहरादून, इन जिलों में हॉस्टलों की भी व्यवस्था की गई है और लगातार नए हॉस्टल बन रहे हैं। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में प्रत्येक स्कूल को स्मार्ट क्लासेस से जोड़ दिया जाएगा। ये सब डॉक्टर पंकज पेनुली जी भी हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इस डिबेट में। आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी, आप थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन आपका वक्तव्य जरूरी है क्योंकि पहाड़ के आप भी हैं। और जो आपने सुना होगा सत्यवीर जी ने कहा सब चंगा से, कुछ दिक्कत नहीं है।
दिव्या जी लेट में इसलिए हो गया क्योंकि बारिश गिरी थी और स्मार्ट सिटी में हमारी जो है बहुत स्मूथ रोडें हैं, तो मैं थोड़ा लेट निकला तो मैं ट्रैफिक में फंस गया, इसलिए लेट हो गया। बात रही जहाँ तक स्कूलों की, तो एक HID इंडेक्स होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है, 2023 में उत्तराखंड जो है नेशनल एवरेज से बहुत नीचे है। और 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में जो था हाईएस्ट जो स्टेट थे नेशनल एवरेज से उससे ऊपर था। दूसरी बात रही, अभी स्कूल बंद होने और खुलने की बहस चल रही थी कि कितने स्कूल बंद है कितने खुले हैं। तो जब शिक्षा विभाग की जो एक रिपोर्ट है उसको अगर हमारे बीजेपी के प्रवक्ता झुटला रहे हैं तो इसके आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। या तो शिक्षा विभाग झूठ बोल रहा है या सत्यवीर भाई झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा है। अगर मैं नहीं समझता हूँ कि सत्यवीर भाई झूठ बोल रहा है तो भैया आप जाके शिक्षा निदेशक को बता देना कि रिपोर्ट सही बनाए, रिपोर्ट वो बनाए जो बीजेपी के प्रवक्ताओं को सूट करे। सच्चाई ये है कि लगातार पहाड़ में स्कूल बंद हो रहे हैं, लगातार पलायन हो रहा है। पलायन कमीशन की रिपोर्ट है कि अच्छी शिक्षा क्वालिटेटिव एजुकेशन न मिलने की वजह से 15% जो पलायन है वो बेसिक और माध्यमिक शिक्षाओं के लिए हो रहा है। तो ये सारी चीजें, और बात रही देहरादून में भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं। मैं आपको बताऊं, हर्रावाला में एक स्कूल है नेशनल हाईवे के जस्ट बगल में, वहां के टॉयलेट्स की कंडीशन देख लीजिए, क्योंकि मेरा जाना हुआ था लास्ट टाइम बोटिंग के टाइम पे, तब मैंने वहां के टॉयलेट्स देखे थे, मेरा बूथ वो था। तो वहां पे आप उसका बेसिक स्कूल में देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ सत्यवीर भाई चले और आपका कैमरा जाए और बता दे वहां पे कि कितना सही है। देहरादून का हाईवे का स्कूल है वो। तो दूसरी बात है कि क्यों नहीं वहां पे टीचर रहते हैं या फिर क्यों नहीं पढ़ाते हैं, वो ये है कि उत्तराखंड में शिक्षकों की तबादला नीति जो थी वो आज तक कहीं धरातल पे नहीं है। कोई जितने भी पोस्टिंग होती है पहाड़ों में वो सारे किसी न किसी अटैचमेंट या किसी करके सब देहरादून में बैठे रहते हैं। तो जो एक तबादला नीति है, ट्रांसफर पॉलिसी है, वो ट्रांसफर पॉलिसी जब तक सही नहीं होगी तब तक टीचर जो है वो पहाड़ों पे नहीं चढ़ेंगे, और टीचर नहीं होगा तो उन स्कूलों में जाएगा कौन? उमा सिसोदिया जी, आप लोग आम आदमी पार्टी हमेशा इस बात का दम भरती है कि दिल्ली की जो शिक्षा नीति है उसको देखिए, जो शिक्षा में काम किए उसको देखिए। क्या आप लोगों ने कभी कोशिश की कि आप लोग जाकर सरकार से अपने मॉडल को साझा करें जो दिल्ली मॉडल है शिक्षा का? देखिए एंकर महोदया, इस समय हम जिस दौर में हैं, जिस शासन में हैं, यहाँ पर एक अघोषित आपातकाल की स्थिति है कि आप विपक्ष की कोई आवाज आप सुनना पसंद नहीं करते हैं। आप कहने के लिए, जब हम कहते हैं कि किसी भी मुद्दे पे बात ले लीजिए, चाहे आप यूसीसी के मुद्दे पर बात ले लीजिए, आम आदमी पार्टी ने सैद्धांतिक रूप से आपका समर्थन किया है यूसीसी पर, लेकिन उसके बावजूद भी आप आम आदमी पार्टी को सामने बैठा के हम लोगों से कोई आप सजेशन लेना नहीं चाहते हैं, जबकि हम कह रहे हैं कि हम आपका समर्थन कर रहे हैं यूसीसी पे। भाई आप हमारी भी एक आध बात हमारी भी सुन लो, हो सकता है हम आपको कुछ अच्छा समर्थन दे पाए, हो सकता है आप कुछ अच्छा मसौदा बना पाए, उसके बावजूद भी आप समर्थन लेने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आप बीजेपी जो है या कोई भी गवर्नमेंट जो है वो विपक्षी दल की सलाह लेगी? ये तो आम आदमी पार्टी है जिन्होंने 370 पे भी आपको समर्थन दिया, जिन्होंने यूसीसी पर भी आपको समर्थन दिया। जबकि ऐसा मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से अब झगड़ा होता है बीजेपी, मतलब हर पार्टी अपने आप को बहुत बेटर और दूसरों को बहुत ज्यादा खराब दिखाने की कोशिश करती है, ऐसा नहीं है। सभी लोग कुछ ठीक और कुछ गलत करते हैं, सब लोग इंसान है, नेता हैं। लेकिन मैं सिंपली एक चीज कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमारे खैर उनकी अपनी मजबूरी है कि वो प्रवक्ता है अपनी पार्टी के, और अनफॉर्चुनेटली उनको अपनी ही पार्टी के आंकड़ों को झुटलाना पड़ रहा है। लेकिन सत्यवीर भाई भी जानते हैं कि हम में से शायद यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हमारी एज के लोग सब सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे में से किसी का भी बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जाता। और ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे बच्चे आज अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे, जबकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, लेकिन हमने नहीं डाला अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में। और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहता। पलायन का सबसे बड़ा कारण है, गाँव से लोग इसीलिए पलायन कर रहे हैं कि हम लोग शहर आ जाए, कम से कम हमारे बच्चे कुछ अच्छे पढ़ लेंगे, किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेंगे, थोड़ा इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, तो शायद उनको आने वाले टाइम में कोई सही नौकरी मिल जाए। आप ये देखिए कि किस तरीके से आर्थिक विषमता बढ़ रही है स्कूल एजुकेशन की वजह से। अगर हमारे बच्चों को, सभी बच्चों को, पूरे देश के बच्चों को समान स्कूलिंग मिले, सब बच्चे समान स्कूलिंग में पढ़े, तो कोई अमीर और कोई गरीब नहीं रहेगा। सब बच्चों को एक जैसा आप एटमॉस्फेयर देंगे। लेकिन हो क्या रहा है, गरीब का बच्चा गरीब क्योंकि उसके माँ बाप उसको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाए, नहीं वो फराटेदार इंग्लिश बोल सकता
सकता है, नहीं वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों के पढ़े हुए बच्चों के साथ कंपटीशन कर सकता। जब एक नौकरी की बात आती है तो एक बढ़िया स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा कितनी अच्छी तरीके से एग्जाम कंडक्ट कर पाता है, वो बढ़िया से बढ़िया ट्यूशन लेता है, वो कोटा जाकर एग्जाम वहां पे जाकर तैयारी करता है। लेकिन एक गरीब का बच्चा, एक सरकारी उत्तराखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा, हमारी सरकार उत्तराखंड में कोई नीति ही नहीं बना पाई। बिल्कुल सुजाता मेरे जी, पास यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं दिल्ली की जो नीति केजरीवाल सरकार ने बनाई है यहाँ पर मैं कह सकती हूँ। अब मैं, लेकिन बात यह कि सुनेगा कौन, और अगर आप सुन भी लेंगे तो क्या आपके पास इतने संसाधन हैं कि आप वो कर पाए? उत्तराखंड एक गरीब प्रदेश है, हमारे पास ऑलरेडी इतना कर्जा है, मैं सरकार की मजबूरी भी समझती हूँ। आप ऑलरेडी इतने कर्जे में है कि आप सरकारी स्कूलों को सही तरीके से आप गवर्न नहीं कर पाएंगे। अगर आप ईमानदारी से काम करें तो शायद थोड़ी बहुत कोशिश ईमानदारी के साथ करें, तब कहीं जाके उत्तराखंड सरकार हमारे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को ठीक कर पाएगी। पैसा भी नहीं है आप लोगों के पास। सुजाता पॉल जी, यहाँ पर उमा सिसोदिया जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा छेड़ा है कि सभी ने, हम लोगों के पेरेंट्स ने भी शायद सरकारी स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन हम में से किसी को शायद हमारे पेरेंट्स सरकारी स्कूल में नहीं डालना चाहते थे, वजह उसकी व्यवस्थाएं थी और आप लोगों की सरकारें भी रही हैं। अभी जो गोद देने वाली बात हुई स्कूल्स को कि हम गोद देंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने अभी मेंशन किया CSR फंड की कमी, क्या आपको अपने समय में भी ऐसा लगता था, सरकार जब आप लोगों की थी, कि हमारे पास CSR फंड होता तो हम ज्यादा कर सकते थे या हम भी गोद दे सकते थे स्कूल को? देखिए, स्कूल एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जितना भी करा जाए वो कम होता है। और कांग्रेस पार्टी की सरकारें जब भी रही हैं तब तक स्कूली शिक्षा हो या कॉलेज की शिक्षा हो, इस पर बहुत जोर दिया गया है। मैं भाजपा के प्रवक्ता को एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ, अगर मैंने भगवाकरण की बात की, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये सही है या गलत, तो वो उसमें रिएक्ट कर रहे थे, ये बताता है कि वो डिफेंसिव है, उन्हें नहीं होना चाहिए डिफेंसिव। और स्कूल बंद होने की अगर आप बात करते हैं तो हमारे समय पे भी जो स्कूल्स थे, उन्हीं स्कूलों में अगर लोगों ने पढ़ाई करी और उनके बच्चे एक बेहतर स्कूल की तरफ गए, प्राइवेट स्कूल में ही सही, आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल्स जो हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ कमी होगी जिनको ठीक करने की जरूरत होगी। एक लोकतंत्र में अलग अलग सरकारें आती हैं, तो हमारी सरकारें भी रही हैं, अन्य सरकारें भी रही हैं, लेकिन हमारा फोकस हमेशा शिक्षा के प्रति रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये दिक्कत है कि ये और मुझे ये कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि शिक्षा के मामले में भी ये हर चीज को एक ऐसे व्यक्ति से जोड़ के देखते हैं जिनकी डिग्री तक के बारे में ठीक से नहीं पता। ये कहते हैं कि मोदी जी ने शौचालय के बारे में बात की, पानी के बारे में, बिजली के बारे में, बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि वे देश के प्रधानमंत्री, उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन आप देख रही हैं स्थिति कि पानी के मामले में तमाम लोग जो है वो ये बात बार बार आपसे पूछते हैं कि हमारे यहाँ हमें हमारा पानी क्यों नहीं मिलता। अब जब स्कूल की बात आ गए तो आपने जो सरकारी आंकड़े हैं उनकी तरफ तो कोई ध्यान नहीं दिया, उनके बारे में बात नहीं किया, उनको झूठला दिया और फिर कहा कि यहाँ पे मोदी जी ने कहा कि यहाँ पे पानी, मोदी जी ने कहा यहाँ पे बिजली, और मोदी जी ने कहा यहाँ पे शौचालय। इसका मतलब आपने इस बात को तो मान लिया ना कि उत्तराखंड की जो प्रदेश की सरकार है वो फेल हो गई है। इससे ज्यादा कहने के लिए क्या बचा है? लेकिन हम हमेशा इस बात को मानते हैं कि किसी भी समाज का और देश का जो प्रगति है वो तभी होगी जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे। लेकिन वही शिक्षित बच्चे आज जब सड़क पे बैठे होते हैं, और ये सब सरकारी स्कूलों से आए हैं, और आज जो हमारे कई SDM, ADM जो प्रमोट भी हो जाते हैं, जो IAS ऑफिसर्स हैं, वो सारे इन्हीं सरकारी स्कूलों से आए थे। आज कितने बच्चे हैं हमारे जो सरकारी स्कूलों से जा रहे हैं इन सब सेवाओं में? अगर इसका भी आकलन करा जाएगा तो मुझे लगता है दिव्य दर्शनी जी, इस बात का ये साफ हो जाएगा कि शिक्षा का स्तर पहले क्या था और अब वो नीचे की तरफ क्यों जा रहा है। उसको ठीक करने की जरूरत है और सकारात्मक रूप से आपको सुझाव लेकर उसे ठीक करना होगा। मैं एक शिक्षिका हूँ और मैं जो बात कह रही हूँ आपको, उसमें कोई मेरिट तो होना चाहिए ना, कुछ तो दिखना चाहिए। मैं कोई अपने ही राज्य में अपनी सरकार को नीचा दिखाकर क्या शिक्षा को ऊंचा उठाने की बात कर सकती हूँ? मैं अपनी सरकार पर सवाल उठाकर अपने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कर रही हूँ। और भारतीय जनता पार्टी को ये सीखना होगा कि सकारात्मक रूप से आप सबके सुझाव लीजिए ताकि बेहतर कर सके। जो आंकड़ा दिया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, उसकी तरफ भी देखें, उसको माने, और तभी आप ठीक कर सकेंगे। जब तक आप एडमिट नहीं करेंगे कि गलत है तो ठीक कैसे करेंगे? बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इतना खर्च होता है, केंद्र से पैसा आता है जो अगर एनुअल मान के चले 1100 करोड़
करीबन सेंटर कंट्रीब्यूट करता है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पे। 10,000 करोड़ जो है यहाँ का बजट होता है बेसिक्स, जूनियर और सेकेंडरी एजुकेशन में। उसके बावजूद भी विभाग कहता है कि हमारे पास पैसे कम पड़ गए हैं, हमें CSR इनिशिएटिव चाहिए या हमें स्कूल को गोद देना चाहिए। ऐसी क्या व्यवस्थाएं हैं जो इन पैसों में पूरी नहीं हो पा रही हैं? जबकि मिड डे मील के लिए अलग से पैसा आता है, 200 करोड़ उसमें अलग से आता है। हाँ, मैंने पहले बोला ना कि ये स्थिति तब बनती है। एक बार बहुत पहले मैंने यहीं पे बैठ कर के एक डिबेट में कहा था कि जो काम करने वाले लोग हैं इनके दिल में छेद है, लेकिन वो छेद जब दिल में हो जाता तो उसके बाद क्या होता है, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। तो समस्या इस बात की है कि जो इतना बजट आने के बाद, मैं थोड़ा सा अपनी बात थोड़ी देर में, एक बात अभी सामने पे आई थी कि उत्तराखंड राज्य गरीब है, मैं इस बात को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि इस ऐसा वैसे गरीब नहीं है। गरीब वो होता है जिसके हाथ पांव नहीं होते हैं, और थोड़ा हमको और अध्ययन करना पड़ेगा उत्तराखंड राज्य का कि उत्तराखंड राज्य गरीब नहीं है। यहाँ के टीचर्स की व्यवस्था, यहाँ के टीचर्स की मानदेय और इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो उत्तराखंड राज्य गरीब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये सबसे बड़ा दुख है कि हमारे प्रधानमंत्री ने स्कूलों की वेल व्यवस्था की बात की है दिल्ली के लाल किले से, लेकिन राज्य सरकार उसको नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ा दुख भी है और चिंता का विषय भी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भाजपा का भी है, कांग्रेस का भी है और तमाम आम लोगों का भी है जो किसी पार्टी से कोई नाता नहीं रखते। तो अगर हमारे प्रदेश की सरकार नहीं कर पा रही तो ये सबसे बड़ा दुखद है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस राज्य में आज कैसे CSR फंड की जरूरत पड़ गई है, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मुझे तो चिंता हो रही, आज के डिबेट में मुझे ये चिंता हो रही कि क्या हमारी सरकार CSR फंड की ओर जा रही है क्या? फिर सरकार क्या कर रही है? आप ये बताओ कि सरकार के पास इतना पैसा है, आप इतना एक आंकड़ा, मैं आंकड़ों की बाजीगरी में कभी नहीं पड़ता, क्योंकि आंकड़े एक इतनी खतरनाक चीज है कि वो सामने वाले को, अगर अपने बगल वाले को झुटला सकता है 1 मिनट में। लेकिन जब आप ग्रास रूट पे जाएंगे ना, जैसे मैंने बोला कि जो बिल्डिंग 22 साल पहले थी वो आज जर्जर हो गई है। यानी मैं जिस मकान में रहता हूँ, जब 22 साल पहले वो मकान ठीक था तो 22 साल बाद वो पुराना तो होगा ही ना। तो मेरी ड्यूटी उस मकान को मैं सही बनाऊं। तो आज जब CSR की तरफ जाते हैं तो ये सबसे बड़ा चिंता के विषय है मेरे लिए। और स्कूलों की जो व्यवस्था बिगड़ी है, स्कूलों की व्यवस्था किसी फंड से नहीं बिगड़ी, किसी बजट से नहीं बिगड़ी। वेल है, सारा बजट है, फंड है, सब कुछ है, लेकिन जो एक काम करने वाले लोग हैं जिनको हम चुनाव में वोट देते हैं, हमारी जनता वोट देती है, हम सब लोग वोट देते हैं, उनको काम करने का जो तजुर्बा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ झोल दिखता है जिससे हम अपनी व्यवस्थाएं सुधार नहीं पाते हैं। और बड़ा सवाल इस बात का है कि आज भी मैंने पहले भी कहा कि आकर्षण क्यों नहीं उस स्कूलों में, हम अपने बच्चों को उस स्कूल में क्यों नहीं भेजते। मैं तो मेरे बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़े, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा, मैं तो टाटपट्टी में पढ़ा हूँ, और मेरा गांव तो बहुत बैकवर्ड इलाके में है, और आज भी उस गांव में 350 परिवार रहते हैं। वो स्कूल बिल्कुल हरी भरी स्कूल है, फुल है वहाँ बच्चे, वहाँ के आधे बच्चे बाजार में आ गए तभी स्कूल में कोई कमी नहीं बच्चों की। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फिर भी क्वालिटी नहीं आ रही है। तो जो ये क्वालिटी नहीं आ रही, इसका भी कारण है कि जितने भी सरकारी टीचर्स हैं, कोई A से लेकर Z तक कोई भी टीचर कम नहीं है। वेल उनकी पढ़ाई, उनकी ट्रेनिंग, उनके डिप्लोमा वेल टीचर है। कमजोरी ये है कि आप उसका उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे, जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है आप उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आप भाषण वीर बने हुए हैं और आप माला पहनने वाले वीर बने हुए हैं और काम की तरफ नहीं देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुख है, और फिर CSR फंड की तरफ घूमते हैं। तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। मैं तो आज अफसोस है मुझे, और जैसे उमा बहन ने कहा कि यहाँ सरकार बहुत कमजोर है, गरीब है, ऐसा नहीं है। थोड़ा आप अपना नजरिया और बड़ा कीजिए। ये उत्तराखंड में इस तरह के नहीं कि यहाँ उस तरह के लोग हैं, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ यह है कि यहाँ काम नहीं कर रहे हैं लोग, सबसे बड़ा सवाल है। हमारे पास जितनी खबरें आती काम ही नहीं कर रहे हैं। मैं दिल्ली एक स्कूल में गया था और उस स्कूल में मैं 1 घंटे बाहर रहा खड़ा। मैंने भाई साहब को फोन किया, फिर हुआ उल्टा सिसोदिया जी, मैंने कहा भाई साहब मैं बाहर खड़ा हूँ, चुप रहा, कोई बात नहीं, अंदर बुला देंगे। मैं जब अंदर गया तो मैं प्रिंसिपल के सामने जब बैठा, मदनगिरी में स्कूल है वो, मैं इस स्कूल का नाम भूल गया, दिल्ली मदनगिरी में, दिल्ली के 5 मिनिस्टरों का फोन आया कि फलाने बच्चे को एडमिशन दे दो स्कूल में, सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। मिनिस्टर सिफारिश कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने बोला नहीं, यहाँ तो मेरे अनुसार चलेगा स्कूल।
और वो एक ही बार उन्होंने सिफारिश की, दोबारा नहीं की। हमारे यहाँ के जैसे मिनिस्टर होते हैं तो अपने आप फोन करते हैं, उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी वो फोन करता है, उनसे जुड़े हुए जो आजू बाजू उनके जो दोस्त मित्र मंडली सब फोन करते हैं, परेशान, इतना प्रेशर करते हैं कि काम नहीं करने देते हैं। तो एक ही बार फोन किया, मैं 2 घंटे बैठा उनके पास, फिर और बातें हुई आगे, बहुत सारी चीजें। मैंने उस स्कूल की एक सक्सेस स्टोरी लिखी है। तो ये काफी साल पर, ये जब पहली बार सरकार थी तब की बात है ना। तो काम करने की गुंजाइश हमारे दिल में नहीं है, ये स्वीकार करना चाहिए। आंकड़े आप कोई भी प्रस्तुत कर दीजिए, आंकड़ा प्रस्तुत करना बिल्कुल सही, बहुत सरल है, बहुत इजी है। मैं कहता हूं मेरे गांव में तो 350 परिवार रहते हैं और 1000 बच्चे हैं। तो उस स्कूल में क्या व्यवस्था कर दी इन्होंने। हमने कई बार बोला कि स्कूलों में वेल फैसिलिटी बना दीजिए ना, वहाँ रेजिडेंस बना दीजिए, वहाँ लाइट टॉयलेट वगैरह सब कुछ, स्मार्ट क्लास सब कुछ वेल कर दीजिए। क्यों नहीं पढ़ाएंगे लोग अपने बच्चों को। बिल्कुल पंकज पेनुली जी, यहाँ पर सबकी एक कॉमन बात है कि आप फैसिलिटीज दीजिए, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ कीजिए जिसमें लोग अट्रैक्ट हो सरकारी स्कूलों की तरफ। लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर ये सेट नहीं होना चाहिए क्या, जो ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर है, अगर उन्हीं के बच्चे पढ़ने लगे तो शायद ब्यूरोक्रेसी खुद ही उन स्कूलों को बेटर करने के लिए काम करेगी। क्योंकि जब तक उनमें कोई मोटिवेशन नहीं आएगा, वो ऐसे स्कूल में तो शायद अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे जहां कोई फैसिलिटीज नहीं है। तो क्या पता इसी की वजह से वहां पर जो है सुधारीकरण देखने को मिल जाए। क्या आपको नहीं लगता इसकी जरूरत है इस प्रदेश में? देखिए दिव्या जी, आपके क्वेश्चन से पहले मैं एक प्रश्न का जो अभी यहाँ पे बहुत चल रहा था कि CSR फंड, तो मैं बिल्कुल भी इसे गलत नहीं मानता हूँ। अगर कोई कंपनी या अगर कोई बड़े औद्योगिक घराने CSR फंड एजुकेशन में देते हैं और गवर्नमेंट का उससे हाथ वो बढ़ाते हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है। ये एक प्रथा होनी चाहिए कि CSR फंड जो है खड़िंचे और ये रोड और इनको बनाने के बजाय अगर वो एजुकेशन पे दें, हायर एजुकेशन में हमारे जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनको दें, या फिर यूनिवर्सिटी में कोई जैसे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें अगर रिसर्च के लिए दें, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात आती है फिर सरकार की नीयत। देखिए प्रेम पंचौली भाई ने भी कहा कि जो एजुकेशन में जो टीचर हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, अब आप एक चीज़ लगाइए कि गवर्नमेंट क्या करती है, पहले वो ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद बीएड करेगा, उसके बाद एमए करेगा, फिर एक स्टेट टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट देगा, फिर उसके बाद मेरिट लगेगी, फिर उसके बाद वो एक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा, उसके बाद रिफाइन होके वो टीचर एक हमारे स्कूल में आता है। तो उसकी एजुकेशन पे, उसकी क्वालिफिकेशन पे, उसकी समर्थता पे कोई शक नहीं है। वो एक बहुत अच्छा टीचर हो सकता है और वो बहुत अच्छे से उत्तराखंड के भविष्य को संवार सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है, जब आती है बात व्यवस्थाओं की, जब आती है स्कूल के कल्चर की, जो मैंने पहले भी बोला, उसको यही पता नहीं कि मेरा ट्रांसफर कहाँ कब क्या कैसे होगा। ट्रांसफर पॉलिसी कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है। एक उसी के साथ ज्वाइन करे हुए बच्चे कैंडिडेट को बोलते हैं कि आप जाके 3 साल पहाड़ों में पढ़ाओगे, उसके बाद आप दुर्गम और सुगम का जो खेल चलता है उत्तराखंड के अंदर, तो वहीं पे जो डिफरेंशिएशन आते हैं, ये सारी बातें हैं व्यवस्था की। दूसरा, अध्यापक का काम होता है, स्कूल के टीचर का काम होता है पठन पाठन। उसका काम आपकी जनगणना नहीं है, उसका काम आपकी वोटर लिस्ट बनानी नहीं है, उसका काम आपकी पशु गणना करनी नहीं है। लेकिन सरकार ने क्या कर रखा है, टीचर का जो प्राइम मोटिव है जिसके लिए वो उस विद्यालय में है, उसके अलावा बाकी सारे दुनिया जहान के काम करा रही है पढ़ाई को छुड़वा के। अब आप एक चीज बताइए, अगर एक टीचर जो है इतना एजुकेशन लेने के बाद अगर वो पढ़ाने के बजाय, बेसिक स्कूल में पढ़ाने के बजाय अगर वो गांव में जाके 10-12 गांव की जनगणना कर रहा है, तो वो क्या पढ़ाएगा, क्या खाक पढ़ाएगा वो स्कूल में? उसी टीचर से आपने आप कभी बेसिक स्कूल के टीचरों के पास जाइए और उनके काम देखिए। 6 डाके एक दिन में भेजनी होती है उन्होंने CRC के थ्रू। उसके अलावा मिड डे मील का हिसाब उनने रखना है, उसके अलावा मिड डे मील के सामान की परचेजिंग की जिम्मेदारी उनके पास है। वो पढ़ाएगा या इन सारी चीजों में घूमता फिरेगा? ठीक है सत्यवीर जी, ये चीज जो है इसको ट्रैक पे लाना पड़ेगा। जब तक अध्यापक को अध्यापक का काम नहीं करने दोगे और स्कूल को स्कूल की तरह नहीं बनाओगे, तब तक सरकारी स्कूल में कोई अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, चाहे आप ब्यूरोक्रेट्स की बात कर दो, चाहे आप नेताओं की बात करो। ठीक है सत्यवीर जी, आपने पहले कहा ये आंकड़े HNN लेकर आया है, लेकिन यहाँ पर जितनी बातें आपने सुनी है तो हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम जो वक्ता थे यहाँ पर, प्रवक्ता हैं पार्टीज के, उन्होंने बोला, जो वरिष्ठ पत्रकार है उन्होंने बोला। इस पर क्या कहेंगे अब आप इतना सुनने के बाद?
वरिष्ठ पत्रकार जी ने बोला CSR, तो मैं CSR का एक बड़ा उत्तम उदाहरण आपको देता हूं कि CSR को समझना है तो मैं बताना चाहता हूं इनको, अगर ये मेरी बात को सुन रहे होंगे इस समय। CSR के माध्यम से ही जो भारतीय एयरटेल जिसको हम बोलते हैं, उसने भारतीय बिल्डिंग बनाई IIT दिल्ली के अंदर। ये कोई छोटा मोटा स्कूल या संस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, IIT दिल्ली के अंदर बहुमंजिला ऐसी बिल्डिंग बनाई है जहाँ पे नए नए कोर्सेज किए जा रहे हैं। ये CSR का मैंने आपको सबसे उत्तम उदाहरण बताया। और CSR के माध्यम से ही कई बच्चे अपने PhD करते, कई बच्चे अपने MTech करते, कई बच्चे अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं। तो CSR का ये मैंने आपको बड़ा रूप बताया है। और CSR को देखने के लिए अगर आपको जाना है तो उत्तराखंड के जो 4 धाम है वहाँ पे किस प्रकार से वो किस प्रकार की मशीनरी यूज करते हैं, किस प्रकार से वो काम करते हैं, तो वहां पर एक बार जाके देखिए। अगर CSR का पैसा, अगर मैंने कहा कि उत्तराखंड में अगर CSR का माध्यम हमारे पास ज्यादा होता तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में भी उसका लाभ होता, अन्य विभागों के अलग। और एक बात UKD के प्रवक्ता ने कहा कि मैं ब्रॉडकास्ट करने गया था तो मुझे पहली बार ये तो कम से कम पता चला UKD के प्रवक्ता ने कि उन्होंने अपना सबसे पहले पलायन भी यहाँ पर बोट के माध्यम से कर लिया है। तो इनको हार्दिक शुभकामनाएं कि किस प्रकार से ये बार बार पहाड़ों की बातें करते थे, मगर अपने बोट भी यहाँ पर पलायन कर लिया। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक चीज और कही कि क्या कहते हैं कि भाई मोदी जी ने इस बारे में कहा कि प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, ये करना चाहिए, और उत्तराखंड की सरकार इस मायने में फेल हो गई। तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि 2012 से 2017 के स्टार्टिंग तक कांग्रेस की सरकार रही और उसी बीच में दिया हुआ ये वक्तव्य है। तो इससे तो स्पष्ट ही होता है कि कांग्रेस का कालखंड फेल था। अब ये अपडेट होके नहीं आते, अपना होमवर्क अगर सही से करके नहीं आते तो ये इनका दोष है, इनकी देखने की दृष्टि यही रही है। और एक चीज और आई है कि उत्तराखंड के जो अभी बोला कि गरीब राज्य है और ये है, ये सब चीजें आई, तो मैं आपको कल के अमर उजाला की जो फ्रंट पेज पे जो छपा है, जो GST के जो आंकड़े की जो ग्रोथ आई है वो नेशनल एवरेज से भी 1% ज्यादा उत्तराखंड की आई है। नेशनल की कितनी है? 18% और उत्तराखंड की कितनी है? 19%। पिछली जो हमारी जो ग्रोथ थी उससे 19% हम बढ़ के आए हैं। और शिक्षा के बारे में मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने शुरू में नहीं सुना कि किस प्रकार से 22,000 हमने टैबलेट दिए, कि उसके ऊपर इतना खर्चा हुआ कि 22 करोड़ उसके ऊपर खर्चा हुआ। जो हमने ये बताया कि 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को किस प्रकार से उनको फ्री शिक्षा की व्यवस्था करिए, उनकी ड्रेस की व्यवस्था करिए, 70 करोड़ उस पर खर्च हो रहा है। और PM श्री के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है उसके माध्यम से हमने 232 स्कूल भेजे थे। उसमें हमें 142 स्कूलों को हमें जिस प्रकार से दिया गया है कि प्रथम चरण में हमको वो मिली है, अगले 5 वर्षों में उनमें 2-2 करोड़ के हिसाब से हमको दिया जाएगा। एक और चीज उन्होंने फिर टारगेटेड की कि भगवा तो इस देश की पहचान है, भारत की पहचान है, भारत की आत्मा है। और 26/11 पे हमने देखा भी, कांग्रेस की सरकार थी, किस प्रकार से जब मुंबई में अटैक होते तो भगवा आतंकवाद कह रहे थे। अगर अब जो कसाब पकड़ा नहीं जाता तो इन्होंने तो उस समय घेर दिया था सब चीजें। तो वही चीज मैं केवल इतनी टिप्पणी करना चाहूँ। और एक चीज और कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि तबादला नीति, अभी 2 दिन पहले ट्रांसफर हुए, 4400 ट्रांसफर हुए हैं। दिव्य दर्शनी जी, गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, एक भी ट्रांसफर पे अभी तक उंगली नहीं उठी है। एक इस प्रकार की सुचिता और पारदर्शिता को रखा है कि कोई कोर्ट तक नहीं जा पा रहा है कि इस प्रकार का सुचिता माननीय मंत्री जी ने अपनाई है। आपने जितने बातें कही हैं, कोई इस बात को नकार नहीं रहा है कि काम हो रहा है, लेकिन जो कमियां हैं क्या आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? क्या ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो आंकड़े आए हैं? अगर आप कहेंगे कि नहीं सब चीजें अच्छी चल रही है तो फिर ये खबरें कहां से आ रही हैं, तस्वीरें कहां से आ रही हैं? स्कूल के जो हालत है आप ही के शिक्षा विभाग कह रहा है, ये तो हम नहीं कह रहे हैं, शिक्षा विभाग कह रहा है कि जर्जर हैं। महेंद्र भट्ट खुद कह रहे हैं कि जहां पर स्कूल जर्जर है वहां पर बच्चों को मत बिठाइए, आप पंचायत भवन में बिठाइए। तो वो भी किसी बेस पे बोल रहे होंगे, वो हमारे कहने पे तो नहीं बोल रहे हैं। तो कम से कम उसको एक्सेप्ट कीजिए, ये हम कह रहे हैं कि आप ये मत कहिए कि सब कुछ ठीक है और ये खाली हम ऐसे ही चलाने के लिए। फिलहाल मैं फाइनल कमेंट हम आप एक 30 सेकंड में इसका जवाब देता हूँ। अभी यहाँ पर आपके चैनल में मैं भी पहाड़ से बैठा हूँ और जो आपके वरिष्ठ पत्रकार है प्रेमचंद पंचोली जी, वो भी पहाड़ से ही है। उन्होंने आपके सामने एक आंकड़ा रख दिया कि किस प्रकार से मेरे स्कूल में वही तादाद जो मेरे समय पे थी वही तादाद मेरे समय पे। मैं भी पहाड़ का व्यक्ति हूँ, मेरे स्कूल गांव में भी पहले तो 5वीं तक का था, फिर 8वीं तक का था, 12वीं तक का स्कूल खुल गया। वहां पर जो तादाद है लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आपको ये 2 लोगों के सामने इस प्रकार के, अगर आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं उसके बाद भी अगर स्पष्टता नहीं आ रही है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। और मैंने आपको कहा है कि कल ही परसों 4400 ट्रांसफर हुए, एक भी ट्रांसफर ये जो एक्ट है उसके अनुसार हुए, एक व्यक्ति भी नहीं गया अभी तक कोर्ट तक नहीं गया कि ये ट्रांसफर गलत हुए। 4400 पहली बार उत्तराखंड में इस प्रकार से 4400 ट्रांसफर एक साथ हुए हैं। फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। सुजाता जी आपसे शुरुआत करूंगी, बहुत शॉर्ट में मैम, फाइनल कमेंट समय नहीं देखिए, मुझे कुछ बातों का जवाब देना पड़ेगा।
मैम, क्योंकि देखिए मैम, समय हमने की कभी कमी है। जिंदगी में जी जी बहाना कभी नहीं बनाया। और एक गाना है जो बहुत प्रचलित गाना था, कर चले हम फिदा अपनी जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसका मतलब ये होता है कि जब जो सरकारों की बात होती है ना, एक सरकार से दूसरी सरकार के पास आता है तो वो काम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक कहा आपने, 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करी थी ना, उस वक्त भाजपा की सरकार थी क्या? और मुगलों की शिक्षा जिसने भी नीति। करी उसको साधुवाद देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में पैसा सबसे मैकाले ज्यादा की डाला शिक्षा जाना नीति। चाहिए बजट में। डाला आपने? और जो गेस्ट टीचर आपने रखी हुई है उसकी पूरी की पूरी नीति गलत मानदेय है, बढ़ गया उनका। इसलिए उसको ठीक करिए। नहीं नहीं, आप पढ़ के आइए, आपको कुछ हाँ, पता नहीं, पता नहीं, नहीं नहीं, होता है। मानदेय बढ़ गया, खाली बता व्हाट्सएप के सत्यवीर पढ़ने जी, से पढ़कर मत हाँ, बताइए। वो ठीक है। व्हाट्सएप से गेस्ट राहुल गांधी लिखते टीचर हैं। रोज फाइनल सड़कों कमेंट पे का होते समय है, हैं, प्लीज, फाइनल क्योंकि कमेंट पहले कहा था सुबोध उनियाल जी ने कि इनको इन्हीं के जिले में तैनाती मिलेगी, उसके बाद इनको ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपने उसमें भी खेल खेलना था। इसलिए ये खेल कूद बंद करिए और ये बताइए कि शिक्षा का स्तर क्यों नीचे गिर रहा ठीक है। है। शिक्षा का स्तर भी नीचे गिरा रहे हैं आप, स्कूल भी बंद करा रहे हैं और फिर CSR का रोना गा रहे हैं। आप बजट में प्रावधान करिए, सबसे ज्यादा पैसा उत्तराखंड के बच्चों की शिक्षा में लगाया जाए। बिल्कुल। उमा जी, शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट मैम। देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप यूसीसी समान नागरिक संहिता कानून आप देश में ला रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि आप समान शिक्षा कानून भी इस देश में लेकर आए, ताकि हमारे देश के प्रत्येक बच्चे को समान शिक्षा मिले। बिल्कुल। गरीब का बच्चा गरीब के स्कूल में और अमीर का बच्चा अमीर स्कूल में ये ना हो। हर बच्चे को समान कंपटीशन की सुविधाएं मिलनी चाहिए। डीएम का बच्चा भी उस स्कूल में पढ़े जिसमें चपरासी का बच्चा पढ़ता है, और ये वक्त की मांग है। अदरवाइज हमारे देश, विश्व के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का देश, विश्व के सबसे ज्यादा नौजवानों का देश, एक ऐसी खाई में घिट जाएगा जिसमें कि आर्थिक असमानता लगातार बढ़ती जा रही है, और इसमें असमान शिक्षा एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे हर बच्चे को समान शिक्षा मिलनी चाहिए और इसके लिए उनको कानून लाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर पेनोली, बहुत शॉर्ट में फाइनल। राइट टू एजुकेशन भी हम लेके आए, ये बात जोड़ दूं मैं। और सर्व शिक्षा अभियान भी हमने लाया था। मैम प्लीज, समय की कमी, ये भी जोड़ दूं मैं, ये भी जोड़ दूं मैं। ठीक है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी ने, पेनोली जी, हमने मुगलों की और मैकाले की शिक्षा नीति को हटाया है। मुगलों की और मैकाले की शिक्षा नीति को, अंग्रेजों की शिक्षा नीति को हटाया है। मुगलों की और मैकाले की शिक्षा नीति को हटा के नई शिक्षा नीति को लाया गया है, हटाया गया है। और वो हटा दिया उसको। जो भारत की मांग थी कि भारत की अपनी शिक्षा नीति होनी चाहिए, उस शिक्षा नीति को लाया गया है। एक मिनट फाइनल कमेंट का समय है सर। जादवपुर से जेएनयू तक जो नारे लगे थे भारत के टुकड़े होंगे, उस शिक्षा नीति को खत्म कर दिया है। अब भारत की शिक्षा नीति है। सत्यवीर जी, आप लोगों का समय हो चुका है बहस का, लेकिन अब फाइनल कमेंट का समय है। सुजाता जी प्लीज मैम, प्लीज मैम। भाजपा के प्रवक्ता है। ठीक है, ठीक है। भाजपा, हमें कांग्रेस, शांत हो जाइए सत्यवीर जी, कांग्रेस की नहीं है। लिखा हुआ लिखा हुआ दिख रहा होगा। सुजाता जी, और सत्यवीर जी आप शांत हो जाइए प्लीज। सुजाता जी, उनको तो बोलिए ना एक बार, उनको बोल रहे हैं, उनको तो बोल बोलिए रहे जो हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथी है, ये वो टुकड़े जो टुकड़े बोल गैंग रहे हैं, वाले, आप बोलना शुरू कर रहे हैं। टुकड़े गैंग वाले, ये FCR फंड वाले, चाइना वाले, FCR फंड वाले हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन वाले हैं, के साथ राजीव चर्चा गांधी फाउंडेशन का वाले, राजीव गांधी फाउंडेशन। समापन होगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा की गई कि किस तरीके से स्कूलों की व्यवस्था जो है सुधारने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक बार फिर ये आंकड़ा सामने आया कि बहुत ज्यादा तादाद में जो स्कूल हैं उनके भवन जर्जर हो चुके हैं, और ये कहा जा रहा है कि जब तक वो स्कूल सुधर नहीं जाते वहां पर बच्चों को ना बिठाया जाए। लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे कि समय रहते, क्योंकि मानसून चल रहा है, समय रहते जर्जर भवन ठीक कर लिए जाए, ताकि बच्चों में कोई मुसीबत ना आए और सुरक्षित शिक्षा